नमस्कार विद्यार्थियों। कलाम क्लासेस नोहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप समस्त विद्यार्थियों का स्वागत है। बात करें तो इस चैनल के माध्यम से राजनीति विज्ञान के अंदर हम भारतीय राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं और भारतीय राज व्यवस्था में अपनी एक क्लास हो चुकी है। आज ये दूसरी क्लास रहेगी। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में जाना। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का अर्थ क्या है, प्रस्तावना क्या कहना चाहती है, वो बातें हमने कल विस्तृत रूप से जानी थी। आज हम नए टॉपिक के साथ अपनी इस क्लास में शुरुआत करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भारतीय संविधान के 22 भागों में से भारतीय संविधान का जो अति महत्वपूर्ण भाग है, भाग संख्या 3 के बारे में जानेंगे कि भाग 3 क्या कहता है, क्या है भाग 3 में। तो आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम क्या है, भारतीय संविधान का भाग 3। आपसे कोई पूछे कि भाग 3 में क्या है तो आपको बताना है कि जी भाग 3 में मौलिक अधिकारों, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 3 और भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। पूछे कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहां से कहां तक दिए गए हैं तो याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किसका उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकार, या हम इसे कह सकते हैं मूल अधिकार, और इंग्लिश में इसे कह दिया जाता है फंडामेंटल राइट्स। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। पहला प्रश्न कि सर मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में भारत के लोगों को कुछ छूट व स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, छूट व स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है जिससे लोगों का सर्वांगीण विकास होता है, जिससे लोगों का सर्वांगीण विकास होता है। उन अधिकारों को क्या कहा जाता है, मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक है कि मूल अधिकार किसे कहते हैं, तो सीधा सा प्रश्न बना कि जी मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक लोगों के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण यानी उसका हर तरह से, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर प्रकार का क्या होता है, इनसे विकास होता है। और ये जो छूट और जो स्वतंत्रताएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मूल अधिकार कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखना कि इन्हें मौलिक या मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, तो इन्हें सीधा बोल देते अधिकार या इन्हें बोल देते स्वतंत्रता। इन्हें मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है विद्यार्थियों कि जिस प्रकार किसी पेड़ को बनने के लिए, जिस प्रकार किसी पेड़ को बनने के लिए जो जड़ों की आवश्यकता होती है, मूल का मतलब क्या होता है, जड़ें, और एक पेड़ को बनने के लिए सबसे आवश्यक जो चीज होती है वो क्या होती है, उसकी जड़ होती है, उसकी मूल होती है। यानी बिना जड़ों बिना मूल के क्या नहीं हो सकता है, वो पेड़ नहीं बन सकता है। इसी प्रकार अगर भारत के लोगों का विकास करना है, किसी व्यक्ति का विकास करना है, तो ये अधिकार जरूरी है। और ये अधिकार किस रूप में काम करते हैं, व्यक्ति के मूल यानी जड़ों के रूप में काम करते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोल दिया जाता है, मूल अधिकार बोल दिया जाता है। दोबारा देखिए, भारतीय संविधान का भाग हम 3 पढ़ रहे हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स एक ही बात है।
पूछे अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। पूछे कि मूल अधिकार क्या होते हैं, तो बताना है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुछ छूट और स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं जिससे लोगों का हर तरह से विकास होता है, अर्थात सर्वांगीण विकास होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, मूल अधिकार कह दिया जाता है। बात करें कि इनके आगे मूल शब्द क्यों लगा, तो ये उदाहरण देते हुए आपको बताना है कि जी मूल यानी जिस प्रकार किसी पेड़ को बनने के लिए मूल यानी जड़ों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार लोगों के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इन मूल रूपी अधिकारों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और बात करूं मैं आगे, आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कई बार आ चुका है ये प्रश्न विविध परीक्षाओं में कि किस भाग को या किन्हें मूल अधिकार, किन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पूछे कि सर ये मैग्ना कार्टा क्या है, मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, तो ब्रिटेन में कहते हैं कि 1215 ईस्वी के लगभग, 1215 ईस्वी के लगभग ब्रिटेन के महाराज हुए जॉन द्वितीय। कौन हुए, जॉन द्वितीय। उन्होंने अपनी जनता को, उन्होंने अपनी जनता को कुछ अधिकार, जनता को कुछ अधिकार एक पत्र में लिखकर सौंपे थे, एक पत्र में लिखकर सौंपे थे। और उस समय ये जो पत्र था, ये जो लेटर था, उस समय इसे नाम दिया गया था मैग्ना कार्टा। क्या नाम दिया गया था, मैग्ना कार्टा। तत्पश्चात अगर अधिकारों से संबंधित कोई बात आई तो उन्हें क्या कह दिया जाता है, मैग्ना कार्टा कह दिया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और बात करूं मैं भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में, तो अगला बिंदु आपको याद रखना है विद्यार्थियों कि जो भाग 3 है, जो भाग 3 है, ये राज्य के लिए बाध्यकारी है। ये राज्य के लिए क्या है, बाध्यकारी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो छूट और स्वतंत्रताएं दी गई है, उनके लिए राज्य बाध्यकारी है कि राज्य इन अधिकारों को प्राप्त करवाएगा ही करवाएगा। ऐसा नहीं है कि राज्य ऐसा कोई कार्य करे जिससे लोगों को, नागरिकों को क्या न प्राप्ति हो, मूल अधिकारों की प्राप्ति न हो। अर्थात मतलब ये हुआ कि जो मूल अधिकार है वो नागरिक को मिलने ही मिलने चाहिए। अगर नहीं मिल रहे हैं तो राज्य को इसमें बाध्यकारी कर दिया गया कि आप क्या करवाएं, नागरिकों को मूल अधिकारों की प्राप्ति करवाए। तो पूछ लिया जाए कि बताइए क्या मूल अधिकार राज्य के लिए बाध्यकारी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ जी, मूल अधिकार राज्य के लिए क्या है, बाध्यकारी है। इसके अलावा और मैं बात करूं तो मूल अधिकार जो है वो वाद योग्य है। जो मूल अधिकार है वो क्या है, वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब कि अगर किसी नागरिक, किसी व्यक्ति को अगर मूल अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इस पर क्या हो सकता है, विवाद हो सकता है, बहस की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण ली जा सकती है कि जी हमें क्या नहीं मिल रहे हैं, हमारे अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि मूल अधिकार वाद योग्य है, वाद विवाद किया जा सकता है, बहस की जा सकती है, और बहस कर कर क्या किया जा सकता है, इनकी प्राप्ति की जा सकती है। तो पूछ लिया जाए कि क्या मूल अधिकार नागरिकों के लिए वाद योग्य है, तो आप कहोगे जी हाँ, मूल अधिकार क्या है, वाद योग्य है। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो मूल अधिकार है वो न्याय योग्य है। मूल अधिकार है वो क्या है, न्याय योग्य है, यानी इस पर न्याय भी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। तो तीनों बिंदु एक साथ याद रखोगे आप कि मूल अधिकार राज्य के लिए बाध्यकारी है, मूल अधिकार वाद योग्य है,
मूल अधिकार न्याय योग्य है। दोबारा देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम, मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। पूछे कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो किस भाग में है, भाग 3 में है। पूछे कि भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख कहां से कहां तक किया गया है, तो आपको बताना है कि जी अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। जी अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किसका उल्लेख किया गया है, मूल अधिकारों का। पूछे कि जी मूल अधिकार क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक कुछ छूट और स्वतंत्रताएं दी गई है जिन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। और इन मूल अधिकारों से क्या होता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। पूछे इन्हें मूल क्यों कहा जाता है, तो आपको बताना है वो पेड़ वाला उदाहरण देकर कि जिस प्रकार एक पेड़ को बनने के लिए मूल यानी जड़ों की आवश्यकता होती है, उस प्रकार लोगों को भी किसकी आवश्यकता होती है, अधिकारों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इन्हें भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वो मैंने आपको बताया कि मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। इसके अलावा मैं और बात करूं मूल अधिकारों की, तो आपको पहले ही पता है कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। तो मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार दिए गए। कितने मूल अधिकार दिए गए, कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए लोगों को। आपसे कोई पूछ ले कि मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार थे, तो आपको बताना है कि जी 7 मूल अधिकार थे। इसके बाद पूछे कि वर्तमान में कितने हैं, इसके बाद पूछे कि वर्तमान में कितने मूल अधिकार है, तो आपको बताना है कि जी वर्तमान में अब कितने मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार। पूछे कि मूल में कितने थे, तो आपको बताना है 7 है। वर्तमान में कितने हैं, 6 है। अब आप कहेंगे कि सर 7 थे 6 हो गए, एक कहां गया, तो सीधी सी बात कि पहले 7 थे, एक कम कर दिया गया। वो विद्यार्थियों था अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 31 में। और अनुच्छेद 31 में एक मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 में एक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। ये जो संपत्ति का अधिकार था, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दोबारा देखिए, जब संविधान बना तो कितने मूल अधिकार थे, 7। वर्तमान में कितने हैं, 6। एक कहां गया सर, तो बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के अंदर एक संपत्ति का अधिकार था कि किसी भी व्यक्ति को क्या है, संपत्ति अर्जित करने का क्या है, अधिकार है। जिसके पास संपत्ति है वो अपनी संपत्ति रख सकता है। सरकार या कोई लोग या कोई संस्था उसकी संपत्ति छीन नहीं सकती है। लेकिन क्या हुआ कि सरकार ने जब भाग 4 में जो दिए गए हैं लोगों को सरकार को दिशा निर्देश यानी नीति निर्देशक तत्व, जब सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों की पालना करना स्टार्ट किया, एक बताता हूं थोड़ी सी बात मैं आपको कि हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान का भाग 4, और भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक सरकार को कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सरकार जब भी किसी योजना या कानून का निर्माण करे तो इन निर्देशों को ध्यान में रखकर ही क्या करे, योजना का निर्माण करे। और जब सरकार ऐसा करेगी, इन निर्देशों का ध्यान रखेगी, तो निश्चित ही लोगों का क्या होगा, भला होगा, कल्याण होगा। और आजादी के पश्चात सरकार ने यही कहा कि हम क्या करेंगे, लोगों का भला करेंगे। और सरकार ने अनुच्छेद 45 को देखते हुए कहा कि इसमें कहा गया है कि सरकार SC, ST और दुर्बल लोगों की क्या करेगी, सहायता करेगी। SC, ST और दुर्बल लोगों की क्या करेगी, सहायता करेगी।
सरकार ने जब SC ST और दुर्बल लोगों की सहायता करने का प्रयास किया, तो जो अमीरी और गरीबी का जो भेदभाव था, अमीरी और गरीबी का जो भेदभाव था, सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इस अमीरी और गरीबी के भेदभाव को क्या कर दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए, कोई ऊपर या नीचे न रहे। तो जब ऐसा करने का प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, तो सरकार ने एक विचार बनाया कि जिस व्यक्ति के पास ज्यादा संपत्ति है, अधिक संपत्ति है, उस संपत्ति को ले लिया जाएगा और किसी गरीब वर्ग में यानी SC ST और दुर्बल लोगों को उसको क्या कर दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। लेकिन जब सरकार ने ऐसा प्रयास किया, भूमि उन्मूलन संबंधी कार्य किए, लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने यही काम किया था। तो सरकार ने जब ये किया, तो नागरिक कहा चला गया अनुच्छेद 31 का हवाला लेते हुए कि जी सरकार ने हमारी भूमि, हमारा पैसा, हमारी जमीन छीन ली है, हमारी संपत्ति छीन ली है, और हमारे किस अनुच्छेद यानी किस मूल अधिकार का क्या हुआ है, हनन हुआ है। तो कहा कि जी संपत्ति के अधिकार का क्या हुआ है, हनन हुआ है। तो इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि जी आपके नीति निर्देशक तत्व तो हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है, जबकि हमारे लिए तो मूल अधिकार ही बाध्यकारी है। और हम इन दोनों में भाग 3 और भाग 4 के अंदर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हम तो भाग 3 को क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे, और आप क्या नहीं कर सकते हो, अनुच्छेद 45 का हवाला लेते हुए लोगों की जमीन संपत्ति नहीं छीन सकते हो। तो ये एक लंबी बहस चली। उसके बाद क्या किया गया, सरकार ने ये कहा कि ये संपत्ति वाला झमेला ही खत्म कर देते हैं, और सरकार ने ये कहा कि एक संशोधन करते हैं। और कौन सा संशोधन करते हैं, 44वां संविधान संशोधन 1978, और इसके द्वारा सरकार ने क्या कर दिया, संपत्ति का अधिकार ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर जो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, जहां पर ये एक अब विधिक अधिकार बनकर रह गया है। तो दोबारा देखो कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, 7, वर्तमान में कितने हैं, 6। एक कहां गया सर, संपत्ति का अधिकार तो बताना है, अनुच्छेद 31 में था, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर क्या कर दिया, इसे भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, जहां पर ये एक विधिक अधिकार बनकर रह गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए फिर वर्तमान में 6 कौन कौन से हैं, वर्तमान में 6 कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, हमारा जो पहला मूल अधिकार है वो है समता का अधिकार। हमारा जो पहला मूल अधिकार है वो है समता का अधिकार। समता का मतलब होता है समानता। समता का क्या मतलब होता है, समानता। और ये जो समता का जो अधिकार दिया गया है विद्यार्थियों, ये दिया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। समता का जो अधिकार है वो दिया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक टोटल 5 अनुच्छेदों के अंदर क्या दिया गया है, समता का अधिकार दिया गया है। यानी भारत के लोगों को यह कहा गया कि आपको इन मामलों में क्या रहेगी, समानता रहेगी। समता का मतलब होता है समानता। और कहा कि आपको निम्नलिखित मामलों में, निम्नलिखित का मतलब जो 14 से 18 तक बातें कही गई उनमें कहा गया कि इन मामलों में आपको क्या होगी, समानता होगी। उसके बाद जो दूसरा मूल अधिकार है वो है विद्यार्थियों हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। वो कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। यानी भारत के नागरिकों के विकास हेतु उन्हें कुछ छूट और स्वतंत्रताएं भी प्रदान की गई, और वो हमारा मूल अधिकार है 2 नंबर का, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। का उल्लेख कहां से कहां तक किया गया है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। इसके बाद जो हमारा तीसरा मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। वो हमारा कौन सा है, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। वो हमारा कौन सा मूल अधिकार है,
शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी व्यक्ति का अगर किसी भी प्रकार से क्या होता है, शोषण होता है, तो उस शोषण से बचने के लिए भी क्या दी गई है, कुछ छूट, कुछ अधिकार दिए गए हैं। कुछ शोषण के विरुद्ध जो मूल अधिकार है वो कहां से कहां तक दिया गया है, तो बताना है कि अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 में क्या किया गया है, तीसरे मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। उसके बाद बात करूं कि 4 नंबर कौन सा मूल अधिकार है, 4 नंबर कौन सा मूल अधिकार है, तो बताना है आपको कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 नंबर मूल अधिकार पूछे कौन सा है, तो बताना है जी धर्म से संबंधित भी क्या दी गई है, कुछ छूट और स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसे कहा जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पूछे ये कहां से कहां तक दिया गया है, तो बताना है अनुच्छेद 25 से लेकर, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और मैं अगर बात करूं नंबर 5 की, तो हमारा जो 5वां मूल अधिकार है, ये अल्पसंख्यक वर्ग, ये अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण, हितों के संरक्षण की क्या करता है, बात करता है। यानी जिन लोगों की संख्या क्या है, अल्प है, जो अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किए गए हैं, उनकी संस्कृति शिक्षा को बचाने के लिए उन्हें भी क्या दिए गए, कुछ अलग से अधिकार, कुछ छूट, कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। और वो है हमारा कौन सा मूल अधिकार, 5 नंबर का मूल अधिकार। और 5वां जो मूल अधिकार है वो दिया गया है अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक, 29 और 30 में। इसके बाद 31 में मैंने आपको बताया कि संपत्ति का अधिकार था, वो अब रहा नहीं। तो अब हमारा छठा जो मूल अधिकार बन गया है वो है संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। वो कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। सभी अनुच्छेदों या सभी मूल अधिकारों की जो रक्षा करने वाला जो मूल अधिकार है, वो कौन सा मूल अधिकार है, छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। जो दिया गया है विद्यार्थियों एकमात्र अनुच्छेद 32, किस अनुच्छेद में, एकमात्र अनुच्छेद 32 के अंदर क्या किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 32। तो ये है हमारे वर्तमान के अंदर 6 मूल अधिकार। कि वर्तमान के अंदर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए वर्तमान में 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है कि जी पहला जो मूल अधिकार है वो है समता का अधिकार, यानी कुछ समानताएं दी गई है लोगों को, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, टोटल 5 अनुच्छेदों में। ये बात याद रखनी है आपको। कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए समता का अधिकार टोटल कितने अनुच्छेदों में दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कितने अनुच्छेद होते हैं, 5 अनुच्छेद होते हैं। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी गलती करता है कि 18 में से 14 लेस करने पर जो संख्या आती है वो मान लेता है कि 18 में से 14 गए तो कितने बचे, 4, जबकि 4 नहीं होता है। आपको इस प्रकार से काउंट करने हैं 14, 15, 16, 17 और 18, टोटल 5 अनुच्छेदों के अंदर पहला मूल अधिकार समता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, टोटल 4 अनुच्छेदों में। उसके बाद शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, 2 अनुच्छेदों में। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये दिया गया है टोटल 4 अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण हेतु भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जो 2 अनुच्छेदों में 29 और 30 में। उसके बाद जो छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार जो हमारा है वो कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार, अनुच्छेद 32। अब विद्यार्थियों इसमें आप देख रहे होंगे कि बात हम कर रहे थे कि 12 से लेकर 35 तक, एक तो अपना बच गया 12 के बारे में हमने नहीं जाना। उसके बाद 13, उसके बाद 33, 34 और 35,
ये अनुच्छेद बच गए अपने। तो ध्यान रखना है कि 12, 13, 33, 34 और 35 में नागरिकों को मूल अधिकार नहीं दिए गए हैं। इनमें क्या किया गया है, मूल अधिकारों से संबंधित कुछ बातें बताई गई है जिनका उल्लेख किस अनुच्छेदों में किया गया है, 12, 13, 33, 34 और 35 में। राजनीति विज्ञान के अंदर मूल अधिकार पढ़े जा रहे हैं और अब तक हमने मूल अधिकारों का सामान्य परिचय जाना कि मूल अधिकार किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, कहां से कहां तक है, ये कहां से लिए गए। सॉरी भी एक बात रह गई कि आपसे पूछ लिया जाए ना कि मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो एक बात याद रखना स्टार्टिंग में बतानी थी ये कि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए। कहां से? अमेरिका के संविधान से क्या किए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, पूछ लिया जाता है कई बार सामान्य परीक्षाओं में कि मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो बताना है कि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से क्या किए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं। एक बार सारी बातें दोबारा रिपीट कर रहा हूं। भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में हमने जाना कि भाग 3 में क्या है, तो बताना है जी मूल अधिकार है। पूछे कि मूल अधिकार कहां से कहां तक दिए गए हैं, तो बताना है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। पूछे कि मूल अधिकार क्या होते हैं, तो बताना है कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु कुछ छूट और स्वतंत्रताएं दी गई है जिन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। पूछे कि इन्हें मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, तो बताना है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को बनने के लिए मूल यानी जड़ों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक व्यक्ति को बनने के लिए इन मूल रूपी अधिकारों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मूल अधिकार कहा जाता है। पूछे कि मूल अधिकार जो होते हैं उन्हें आपको बताना है कि ये राज्य के लिए क्या है, बाध्यकारी है, राज्य इनकी प्राप्ति करवाएगा ही करवाएगा। ये वाद योग्य है, ये न्याय योग्य है। इसके अलावा बात की मैंने कि जो मूल अधिकार है ये मूल संविधान में कितने थे, 7 थे। कितने थे, 7 थे। वर्तमान में कितने हैं, 6 है। वर्तमान में कितने हैं, 6। एक कहां गया सर, अनुच्छेद 31। तो बताना है कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर भारतीय संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300 क में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। पूछे वर्तमान में 6 मूल अधिकार कौन कौन से है, तो बताना है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार। ये वर्तमान के अंदर क्या है, 6 मूल अधिकार हैं। अब जो हमारी आगे वाली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिटेल से स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 12, 13 से होते हुए इस प्रकार 14 से लेकर 35 तक लगातार हम आगे मूल अधिकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि राजनीति विज्ञान विषय में आपको ये क्लासें अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।